हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका चैप्टर 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। उससे हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है ये बताता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के ऊपर काम करती है, उनके बीच किस तरीके से रिलेशन रहेंगे, वो लॉज रूल्स किस तरीके से बनाएंगे, उसके बारे में ये बताता है। फॉर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, जो भी इनके एक्शंस रहेंगे उनके कोरिलेशन के बारे में बताएगा। तो आर्टिकल 245 इस फर्स्ट ये बताता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की जो लॉज बनाने की सीमा है वो कहाँ तक रहेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाएगी फॉर द फुल कंट्री, मतलब इंडिया की जितनी टेरिटरी है, सीमाएं हैं, उन तक जो है लॉज बनाने की जो पावर रहती है वो रहती है यूनियन के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभाएं हैं, उनके पास पावर रहती है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो है लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं अपने स्टेट के लिए ओनली, राइट। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है, इसके पास ये भी राइट रहता है कि आउटसाइड द इंडियन बाउंड्रीज, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज के साथ जो भी रिलेशंस है, ट्रीटीज वगैरह है, उनके लिए किस तरीके के लॉज रूल्स बनाने हैं वो पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी, राइट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 246। ये बताता है डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर हमने 3 तरीके की लिस्ट स्टडी की थी इन 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब इनके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या आता है। सबसे पहले इस आर्टिकल के आधार पे 3 तरीके की लिस्ट बनाई गई जो तो मैंने आपको बताई। यूनियन लिस्ट यानी कि सेंटर लिस्ट जो है उसके अंदर आते हैं इस तरीके के केसेस डिफेंस से रिलेटेड, जो कि नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंस के होते हैं, या फिर फॉरेन अफेयर्स, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं, कैसी ट्रीटीज हैं उनके बारे में, करेंसीज वगैरह के जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में। स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं पब्लिक ऑर्डर्स फॉर पर्टिकुलर स्टेट, या फिर एग्रीकल्चर, उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से हो स्टेट के लिए वो या फिर लोकल गवर्नेंस। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इन दोनों के कॉमन जो है केसेस आते हैं, राइट। लाइक क्रिमिनल लॉज, एजुकेशन, एजुकेशन तो कॉमन होगी, राइट, ऑल द स्टेट्स में। फॉरेस्ट, जो वन विभाग है या फिर वन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है वो भी कॉमन होंगे दोनों लिस्ट के अंदर, तो ये आएंगे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। कॉन्करेंट मतलब कॉमन इन बोथ यूनियन एंड स्टेट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 246A। ये ओरिजिनली नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसे ऐड किया गया था बाय 101 अमेंडमेंट ऑफ 2016 में। ये बताता है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था इस टाइम पे, तो इस आर्टिकल को भी ऐड किया गया था। अब जीएसटी है तो उसके रिलेटेड कोई आर्टिकल तो होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसे डिफाइन करती है यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभाएं स्टेट की, वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी जीएसटी से रिलेटेड कोई लॉज या फिर रूल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी ऑन द नेशनल लेवल। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पार्लियामेंट संसद है वो इंटर ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड या फिर कॉमर्स के जितने भी मामले होंगे उनके ऊपर रूल्स बनाएंगे रिलेटेड टू जीएसटी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 247। ये बताता है पार्लियामेंट पावर टू एस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट्स। पार्लियामेंट के पास ये पावर भी रहती है कि अगर उसे चाहिए कि एडिशनल कोर्ट्स होने चाहिए, कोई पर्टिकुलर नए केस अराइज हो गए हैं उनके लिए, तो वो नए कोर्ट, एडिशनल कोर्ट्स जो है उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी कर सकती है। केसेस किस तरीके के होंगे? टैक्सेशन से रिलेटेड, लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड। ये 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, राइट। आर्टिकल 248 बताता है रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की पावर, लेजिस्लेचर की पावर किसके पास रहती है? पार्लियामेंट के पास, राइट। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर रहेगी कि वो न्यू लॉज बना सकती है फॉर एनी केसेस विच आर आउटसाइड कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट के अंदर हमने कुछ एक एग्जांपल्स देखे, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट, या फिर एजुकेशन, फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड। उसके अलावा कोई और अगर केसेस अराइज हो रहे हैं आउटसाइड दिस लिस्ट, तो उनके ऊपर न्यू लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास रहेगी। इसमें एग्जाम्पल आते हैं लॉज फॉर टैक्स इम्पोजिशन एक्सेट्रा। टैक्स के लिए लॉज तो बना दिए, बट उनको इम्पोज कैसे करना है उसके लिए भी न्यू लॉज बना सकती है पार्लियामेंट। Article 249 says that Parliament power to legislate with respect to national interest matter not in state list. स्टेट लिस्ट के अंदर कोई एक ऐसा
नेशनल मैटर है जिसे मेंशन नहीं किया गया है, तो उसकी पावर भी पार्लियामेंट के पास रहेगी फॉर लेजिस्लेशन। बट ये जो नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, इसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा राज्यसभा को। राज्यसभा के पास ही पावर रहती है कि वो रिजोल्यूशन पास करके इसे नेशनल इंटरेस्ट मैटर जो है उसे डिक्लेयर करवाए। ये मैटर जो है वो टेम्परेरी रहता है, राइट। अब इस मैटर के लिए मेजोरिटी होनी चाहिए संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विच आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। वैलिडिटी रहती है इस मैटर की फॉर 1 ईयर, बट इसे एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर फर्दर 1 ईयर, मतलब कि 2 साल तक। एक तो इसकी वैलिडिटी रहेगी, उसके अलावा इसको 1 साल और जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 250। ये बताता है पार्लियामेंट लेजिस्लेट पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। सपोज कोई इमरजेंसी अराइज होगी कंट्री के अंदर, तो उस टाइम पे संसद के पास ये पावर रहती है कि वो लॉज बना सकती है स्टेट मैटर्स के अंदर भी। नॉर्मली क्या होता है, जो स्टेट मैटर है उनके अंदर जो है पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास ही लॉज या रूल बनाने की। बट इस सिनेरियो में पार्लियामेंट बना सकती है लॉज, बट ये लॉज जो होंगे वो एक्ट करेंगे एज टेम्परेरी लॉज, राइट। अब अगर पार्लियामेंट के पावर के पास पावर है, तो उस टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाएगी इन स्टेट मैटर्स। बट जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉज बनाए होंगे उनको जैसे इमरजेंसी हटती है उसके 6 महीने तक ही वो चलेंगे। 6 महीने के बाद उन्हें सीज कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 251। ये बताता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 250 लॉज। अब हमने दो तरीके के लॉज पढ़े 249 250 में, राइट। अगर किसी तरीके से ये लॉज जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा, इनका ऑपोजिट चल रहे एक दूसरे से, तो उस सिनेरियो में जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा एज पर आर्टिकल 249 एंड 250, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू स्टेट के लॉज से। मतलब स्टेट के लॉज को पीछे रखा जाएगा और पार्लियामेंट के लॉज को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। आर्टिकल 252 इज नेक्स्ट। ये बताता है पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय अदर स्टेट्स। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबी सी इसकी एक लाइन है, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से इसको बताती हूँ। पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी मैटर है उसके ऊपर वो लॉज बना सकती है, बट तभी बना पाएगी जब उसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो है वो कंसेंट देंगे कि हाँ इस पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए। मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को कि वो इसके ऊपर लॉ बनाए किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर, राइट। इसके लिए जो स्टेट्स है वो पर्टिकुलरली रेजोल्यूशन पास करेंगी, जो वो पास हो जाएगा उसके बाद ही पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी उस सिनेरियो में या फिर उस केस के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ एक एक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिन्हें स्टेट्स ने कंसेंट दिया था और पार्लियामेंट ने इसके ऊपर लॉज या फिर एक्ट्स बनाए हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, सेकेंड इज द वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। इनके ऊपर एज पर द कंसेंट ऑफ स्टेट्स पार्लियामेंट हैड मेड द लॉज। आर्टिकल 253 इज नेक्स्ट। ये बताता है लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आएगी कोई भी ट्रीटी, संधि, एग्रीमेंट, कन्वेंशन वगैरह। अब इस सिनेरियो में पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है फॉर इंडियन टेरिटरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफ द ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन। यानी कि कोई संधि होनी है किसी दूसरी कंट्री के साथ, उस सिनेरियो के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास फुल अधिकार रहता है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर, चाहे कोई स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, कोई भी एरिया है, उसके लिए लॉज बना सकती है। ऐसे तो ये चीज़ है ना कि स्टेट जो है वो अपने स्टेट्स के लिए लॉज बनाएंगे एज पर द स्टेट लिस्ट, बट इस सिनेरियो में पार्लियामेंट अपने पास लेती है लॉज बनाने की पावर, क्योंकि ये नेशनल लेवल का केस रहता है, ट्रीटीज, एग्रीमेंट वगैरह रहते हैं इसलिए। आर्टिकल 254 इज नेक्स्ट। ये बताता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉज। किसी सिनेरियो में पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी कोई लॉ बनाया है उसके ऊपर, किसी केस के ऊपर, सपोज वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर दोनों ने लॉज बना दिए, राइट। तो उस सिनेरियो में अगर वो कोइंसाइड करने हैं, उनमें इनकंसिस्टेंसी है, एक दूसरे से विरुद्ध है वो दोनों, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो प्रिसीड करेगा, स्टेट लॉ को पीछे रखा जाएगा। स्टेट लॉ को कब तक पीछे रखा जाएगा? जब तक कि वो इनकंसिस्टेंट है पार्लियामेंट के लॉज के साथ।
जैसे ही उसकी इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी तो वो फिर से अपने प्रयोग में आ जाएगा, अपने इफेक्ट में आ जाएगा। आर्टिकल 255 इज लास्ट फॉर द डे एंड लास्ट इन दिस चैप्टर। ये बताता है रिक्वायरमेंट एड्स टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर ओनली। ये लॉज के बारे में बताता है, लॉज वैलिड एंड इनवैलिड के बारे में। तो मैं इसकी सीधी सी डेफिनेशन जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर जाती हूँ। लॉज जो हैं वो कब इनवैलिड नहीं होंगे? अगर उस लॉ के अंदर कोई माइनर सा प्रोसीजर एरर है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में उस लॉ को इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा, वो चलता रहेगा जैसा वो है। लॉज को वैलिड कंसीडर कब किया जाएगा? जब वो असेंट यानी कि कंसेंट जो है वो रिसीव कर लेंगे फ्रॉम गवर्नर, किसी स्टेट के गवर्नर से, राष्ट्र प्रमुख, या फिर अगर नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस के हैं तो फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब वो फिर से अपने इफेक्ट में आ जाएंगे और वैलिड करार कर दिए जाएंगे। तो ये थे हमारे पास आज के आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। इसमें एक और आर्टिकल था, तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 आर्टिकल्स हैं, मुझे ध्यान नहीं है कितने। तो ये हमने कवर किए फॉर द फर्स्ट चैप्टर लेजिस्लेशन से रिलेटेड। आप आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। समझ आए हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो के देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए इसको वॉच आउट कीजिए। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद माय चैनल। बाय बाय।